हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करतार एजुकेशन सेंटर। बच्चों, आज हम करेंगे आपके सोशियोलॉजी के थर्ड लेसन का 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या है कि मुख्य धारा के समुदायों का जनजातियों के प्रति कैसा रवैया था। ये क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 56 और लेसन है थर्ड, सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। ये लेसन का नाम है। तो क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि जो मुख्य धारा के समुदाय थे, यानी कि जो आम लोग थे, वो जनजातियों के प्रति उनका रवैया कैसा था। आंसर स्टार्ट होता है यहाँ से। औपनिवेशिक युग जो था, यानी ब्रिटिश सरकार का जो भारत के अंदर शासन था, उसने जनजातियों को एकांकी घोषित कर दिया था कि ये अलग प्रकार के ही जनजातियां होती हैं। लेकिन जो उपनिवेशवाद था, उससे पहले भी जनजातियों के जीवन में बहुत परिवर्तन आ चुके थे। कैसे परिवर्तन? राजनीतिक और आर्थिक। किस तरह से आए थे कि जो जनजातीय समाज थी वो पैसा उधार लेती थी। किससे? साहूकारों से। तो पैसे के लेन देन के कारण साहूकारों का जो घुसपैठ थी वो इनकी लाइफ में शुरू हो चुकी थी। किसकी? आदिवासियों की। और जो गैर जनजातीय अप्रवासी लोग थे वो भी आकर वहाँ बसना शुरू हो गए थे इनके जंगलों के आसपास, जिसकी वजह से इनको अपनी ज़मीनें जो थी वो गंवानी पड़ी। वनों के आरक्षण की सरकार ने नीतियाँ बनाई, उससे भी आदिवासियों के जीवन में बदलाव आया। और खनन कार्य स्टार्ट करवाए गए सरकार के द्वारा, जिससे कि इनकी वनों जो जंगल थे वो इनकी पहुंच से दूर हो गए, पहुंच इनकी खत्म होती चली गई। पहाड़ी और जंगली इलाके जो थे वहां पर भी जो भूमि पर लगान लगाना और यही सारे कार्य करके जो ब्रिटिश सरकार थी वो क्या करना चाहती थी? पैसे कमाना चाहती थी। क्योंकि वन और खनिज जो थे वही ऐसे प्राकृतिक संसाधन थे जिनके विनियोजन के द्वारा जो सरकार है, औपनिवेशिक सरकार है, वो पैसा कमा सकती थी। लेकिन क्या हुआ कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में जनजातियों ने विद्रोह कर दिया कि इतनी घुसपैठ इनके इलाके में हो रही है। तो इसके लिए सरकार ने इनके इलाकों को अपवर्जित और आंशिक अपवर्जित घोषित कर दिया। इसका मतलब क्या था कि कोई भी गैर जनजातीय लोग जो आदिवासी नहीं हैं वो प्रवेश नहीं करेंगे। उनका परिवेश क्या कर दिया गया? निषिद्ध कर दिया गया। लेकिन असल में ब्रिटिश सरकार जो थी वो राजाओं के द्वारा इन पर शासन करना चाहती थी। उसके बाद है 1940 के दशक की बात। उसमें क्या हुआ? जनजातियों के प्रति कैसा रवैया बन गया? दो तरह के रवैये हो गए। एक था पृथक्करण और एक था एकीकरण। पृथक का मतलब होता है बिल्कुल अलग होना। जो पृथक सोचते थे, पृथकतावादी जो पक्ष को मानते थे, उनका कहना था कि जनजातीय लोग जो हैं उनको व्यापारियों, साहूकारों, हिंदुओं, ईसाई प्रचारकों से हमें बचाना चाहिए। लेकिन जो एकीकरण वाले लोग थे वो कहते थे कि नहीं, ये भी दूसरे हिंदुओं की तरह हिंदू हैं, लेकिन ये लोग पिछड़े हुए हिंदू हैं, तो इनकी समस्याओं का समाधान भी उसी तरह करना चाहिए जैसे हम दूसरे पिछड़े लोगों के समाधान करते हैं, उनके मामलों को सुलझाते हैं। संविधान सभा में भी इसी तरह की बहस उठी। वहां पर यह तय किया गया कि जनजातियों के लिए योजनाएं बनाई जानी चाहिए और इनको नियंत्रित तरीके से एकीकरण करना चाहिए। मतलब कि एक तरीके से इनको हमें एकीकरण करना चाहिए, अपने साथ मिलाना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया गया? योजनाएं बनाई गई। कौन सी योजनाएं? पंचवर्षीय योजनाएं, जनजातीय योजनाएं, जनजातीय कल्याण खंड, बहु परियोजनाएं, क्षेत्र, ये सारी जो थी ये इनके लिए योजनाएं थी। लेकिन जनजातियों के एकीकरण के लिए ये जो परियोजनाएं चलाई गई, इस परियोजनाएं से इन जनजातियों की इच्छाओं की उपेक्षा की गई, यानी कि इनकी इच्छाओं को नहीं देखा गया। एकीकरण की मुख्य धारा, जब एकीकरण किया गया तो मुख्य धारा के समाज की शर्तों पर जो इनका एकीकरण था, वो मुख्य धारा का जो समाज था, जो आम लोग थे दूसरे, उनकी शर्तों पर इनका एकीकरण किया गया और उन्हीं लोगों को लाभ हुआ।
जनजातीय समाज जो था उनकी जमीनें छीन गई और विकास के नाम पर इन समुदायों को छिन्न भिन्न कर दिया गया। तो ये यहाँ तक हमारा आंसर बनता है कि मुख्य धारा के लोगों का जनजातियों के प्रति क्या रवैया था। तो इन पॉइंट्स को तुमने लिखना है, शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो। जनजातीय समुदाय के प्रति क्या रवैया था जनजातियों के प्रति समुदायों का औपनिवेशिक युग में, फिर उसके बाद औपनिवेशिक युग से पहले 18वीं और 19वीं शताब्दी में जनजातीय विद्रोह के बाद सरकार ने क्या किया, फिर उसके बाद दो विचार आए पृथक्करण और एकीकरण का। पृथक्करण वाले क्या सोचते थे, एकीकरण वाले क्या सोचते थे। संविधान सभा में भी यही सेम मुद्दा उठा और उन्होंने फिर इसके लिए कौन सी योजनाएं बनाई, लेकिन अंत में वो बताता है कि जनजातियों की इच्छाओं का अनदेखा किया गया और लाभ जो हुआ वो दूसरे समुदायों को ही अधिक हुआ। यहाँ तक इसका आंसर है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।